तो आज सावन का दूसरा सोमवार है गुंजन, और भगवान शिव की पूजा अर्चना, जलाभिषेक और भोले बाबा की कृपा पाने का सबसे खास मौका माना जाता है, क्योंकि एक तो सावन का महीना भगवान शिव को सबसे ज्यादा प्रिय है और उस पर से सोमवार का दिन भी आज जो भोले बाबा को प्रिय है। सावन के दूसरे सोमवार को कई खास संयोग बने हैं, जिसके कारण आज की तिथि भोले भंडारी की पूजा अर्चना के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गई है। लिहाजा देश के कोने कोने में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंगों और तमाम शिव मंदिरों में तड़के से ही बाबा के दर्शन के लिए भक्तों और श्रद्धालुओं की कतारें हैं। चके चके कांवड़िए भी गंगा जल और पवित्र नदियों के जल से बाबा भोले का जलाभिषेक करने पहुंच रहे हैं। उज्जैन के महाकाल मंदिर से लेके दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर, देवघर के बाबा बैद्यनाथ धाम, काशी विश्वनाथ मंदिर से लेके आगरा और अजमेर तक शिवालयों में भोले बाबा के दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालुओं का समंदर उमड़ रहा है। देश भर के शिवालयों से आपके सामने ये सभी तस्वीरें, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज शिव जी का जलाभिषेक करने दूसरे सावन के सोमवार को किस तरह से भक्त शिवालयों में पहुंचे हैं और पूजा अर्चना कर रहे हैं। गुड न्यूज टुडे आपको घर बैठे कांवड़ यात्रा में शामिल होने का मौका दे रहा है। हमारे संवाददाता मनीष चौरसिया निकल पड़े हैं कांवड़ यात्रा पर। आइए देखते हैं कहां तक पहुंची है मनीष की कांवड़ यात्रा। हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु, हर हर महादेव शिव शंभु। सावन का पावन महीना, मन में भोले की भक्ति और आस्था से सराबोर कांवड़ यात्रा। गुड न्यूज टुडे के संवाददाता मनीष चौरसिया भोले की भक्ति में निकल पड़े हैं कांवड़ यात्रा पर। वसुदेव कुटुंबकम की भावना मन में है। संपूर्ण पृथ्वी परिवार के समान है और परिवार के समान ही है हमारे गुड न्यूज टुडे के वो तमाम दर्शक, और इन्हीं दर्शकों के लिए मैं निकला हूँ कांवड़ यात्रा पर। तो घर बैठे आप भी महसूस करिए कि आप खुद एक कांवड़िए हैं और लगातार मेरे जरिए आप भोलेनाथ के भक्तों के अलग अलग रंगों के दर्शन करते रहिए। गुड न्यूज टुडे की कांवड़ यात्रा दिल्ली से शुरू हुई। इसके बाद गाजियाबाद होते हुए ये कांवड़ यात्रा हापुड़ पहुंचेगी। हापुड़ से मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और रुड़की होते हुए ये कांवड़ यात्रा हरिद्वार पहुंचेगी। बने रहिए हमारे संग और देखते रहिए हमारी कांवड़ यात्रा। खुद को एक कांवड़िए की तरह महसूस करिए, भोले का प्यारा महसूस करिए। तो चलिए शुरू करते हैं यात्रा बोलबम के नारे के साथ। तो बोलिए हर हर महादेव। इस पूरी यात्रा में हम आपको भोलेनाथ की भक्ति के अद्भुत रंग दिखाएंगे, कांवड़ियों की भक्ति और जोश को करीब से महसूस कराएंगे, सावन के पावन महीने में कांवड़ यात्रा की महिमा बताएंगे, पूरे कांवड़ मार्ग पर भगवान शिव के अनोखे भक्तों से मिलवाएंगे। तो घर बैठे ही कांवड़ यात्रा में शामिल होइए गुड न्यूज टुडे के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ आपको बता दें कि कांवड़ यात्रा में पूरे कांवड़ मार्ग पे भक्ति के अद्भुत रंग दिखते हैं। कुछ कांवड़िए ये यात्रा के लिए ही पैदल चलते हुए पूरी करते हैं, तो कुछ कांवड़िए मिलकर कांवड़ के लिए खास रथ तैयार करते हैं। ऐसे ही कुछ कांवड़ियों से बात की मनीष ने। भोले का भक्त जब सड़क पर निकलता है, कांवड़ यात्रा लेकर निकलता है, तो उसके मन में उसके अपने गांव का मंदिर भी बसता है। हमारे साथ ये कुछ युवक आप देख रहे हैं, डाक कांवड़ लेके निकले हैं, लेकिन इनके कांवड़ का जरा आप स्वरूप देखिए, कितना शानदार इन्होंने ये पूरा मंदिर एक तरीके से बनाया है, मंदिर की रेप्लिका है। और उसके साथ ये जल लेकर हरिद्वार से वापस आ रहे हैं। ये मंदिर क्या है? ये मंदिर इनके अपने गांव का जो मंदिर है उसकी रेप्लिका है, और उसी के आधार पर उन्होंने तैयार किया, अंदर भोलेनाथ को बैठाया और एक तरह से अपना गांव लेकर ये पहुंचे हरिद्वार, और अब वहां से वापस जल लेकर अपने गांव की तरफ ही बढ़ रहे हैं। क्या नाम है आपका? पवन कराना। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? गांव लाखोवास। ये जो मंदिर बनाया आपने, ये किस मंदिर के आधार पर? ये अपने गांव के शिव मंदिर के आधार पर हमने अपना बनाया है। गांव हमारा लाखवास गुड़गांव से है, हम उसी बेस पे हम अपने हरिद्वार से कावड़ लेके आ रहे हैं हमारा गांव का शिव मंदिर। तो ऐसा ख्याल कैसे आया कि गांव में जो मंदिर है
उसी के स्वरूप का एक वो बनाया जाए। ये देखिए ऐसा है, हम ये हमारी 9वीं विशाल कावड़ है। हम अपने जो एरिया में शायद हमारे ध्यान से सबसे पहले हमने केदारनाथ मंदिर लेके गए थे। 2 बार हम केदारनाथ जी ले जा चुके हैं, 1 बार तिरंगा कावड़। ये हमारी 9वीं विशाल कावड़ है, महाकावड़। ये हमने इस बार अपने गांव वाली मंदिर के इस आधार पर अपना वो बना कावड़। मतलब पूरा गांव लेकर चले एक तरीके से। जी, हमारा पूरा गांव ये एक सब सर्व समाज इकट्ठा होकर इस गांव के लिए सर्व संबंधी से अपना योगदान देता है और हम जल को यहाँ से हरिद्वार। क्या मांगा भोलेनाथ से गांव के लिए? यही है कि अपना गांव तरक्की करे और जैसा हमारे गांव में अभी प्यार बना हुआ है ऐसा हमेशा बना रहे आगे तक। रास्ते में हमें कई कांवड़िए मिल रहे हैं, कई भोले के भक्त मिल रहे हैं। ये भोले के भक्त जब नारा लगाते हैं तो बोलते हैं शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। और सिर्फ जय नहीं करते पार्वती मैया की, बल्कि उस बात को, उस नारे को अपने जीवन में उतारते भी हैं। आप देखिए इस पूरे कांवड़ की यात्रा है, उन कांवड़ियों के साथ एक भोली भी है, एक लड़की भी है जो इनके साथ आई है, जो लगातार इस कांवड़ को उठाकर चलती भी है। क्या नाम है आपका? कोमल शर्मा। कोमल शर्मा। कोमल, कितनी बार आप आ चुके हैं? पहली बार? फर्स्ट टाइम। पहली बार? हाँ जी। तो क्यों आपको ऐसे मन में आया कि चलते हैं, चलो देखा जाएगा? सारे भाई हैं, मेरे पति साथ में आए हैं, इसलिए मैं भी आ गई। हस्बैंड साथ में आए? हाँ। तो इसके पहले आप नहीं आई थी? नहीं, इससे पहले हिम्मत किसने जुटाई कि चलो कोमल चलते हैं? हस्बैंड ने। हस्बैंड ने। हाँ जी। कैसी रही यात्रा आपकी? कब चले थे आप लोग? हम ये 22 की रात को। ये बताइए कि अब कांवड़ किस तरह से खास है आपकी? मैं देख रहा हूँ ऊपर आदि योगी है। कावड़ है, पूरी स्टील की कावड़ है ये। स्टील कावड़ है ये? इसमें लकड़ी नहीं है? लकड़ी कुछ भी नहीं, 1.5 टन वजन है इसके अंदर। 1.5 कुंटल वजन है। क्यों बनाई स्टील? लकड़ी की लहर जाती है, झूल जाती है, मुड़ जाती है, कहीं से कुछ खुल जाते हैं बारिश को, इस चक्कर में स्टील की कावड़ बनवाई है। देखिए ये सारे भोले हैं और एक भोली इनके साथ निकली है बिना किसी डर के, बिना किसी भय के। यही भोलेनाथ की आस्था है कि जब भोले का नाम लेकर निकल पड़े हैं तो फिर काल भी उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त है महाकाल का। कैमरामैन अभिषेक के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, मेरठ। चलिए रुक करते हैं मनीषा का, जो हमारे साथ दिल्ली से गौरीशंकर मंदिर से बनी हुई हैं, और रुक करते हैं मनीष का, जो मेरठ इस वक्त पहुंच चुके हैं यात्रा के दौरान। तो मनीष, जैसे कि आप अभी इस महिला से बात कर रहे थे, इनकी पहली यात्रा है, इनका कैसा अनुभव है? और ऐसे कई और कांवड़िए हैं जिनकी ये पहली यात्रा होगी, तो पहली यात्रा में कैसी दिक्कतें आती हैं? हमें मालूम है आप तो पिछली बार भी गए थे कांवड़ यात्रा में, लेकिन इस बार जब आप पहली बार यात्रा करने वाले लोगों से मिले तो उनके सफर के बारे में कुछ बताइए। देखिए आप दोनों को हर हर महादेव। और क्योंकि मैं ऐसे रास्ते पर हूँ जहाँ पर तमाम सारे डाक कांवड़ निकल रहे हैं, तो आपका सवाल पूरा सही से आया नहीं, लेकिन हाँ मैं तस्वीरें आपको दिखाता हूँ कि मैं जिस रास्ते पर खड़ा हूँ ये रास्ता बेहद महत्वपूर्ण है। ये रास्ता सीधे दिल्ली से हरिद्वार की तरफ जाता है। हम मेरठ की सीमा के अंदर हैं, लेकिन यहाँ से आप व्यवस्था देखिए किस तरह से जो हाईवे है उसको 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं इससे सिर्फ और सिर्फ कांवड़िए आते हैं, कांवड़िए जाते हैं, जबकि जो दूसरा रास्ता है उससे ही गाड़ियों को निकलने की परमिशन दी गई है। बाकी इस रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ कांवड़िए जल लेकर आएंगे। दूसरे रास्ते से दोनों ही तरफ को जो ट्रैफिक है वो निकाला जाता है, लेकिन जिस रास्ते पर सिर्फ कांवड़ियों को आने जाने के लिए रखा गया है वहाँ की आप तस्वीर देखिए, कितनी शानदार, कितनी भव्य, कितनी मनोरम। सैकड़ों भोले आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगे, कांधे पर जल है और कई लोग तो 50 लीटर 100 लीटर जल लेकर चल रहे हैं। कई हैं जो पहली बार यात्रा कर रहे हैं, तो कई हैं जो बहुत सालों से लगातार यात्रा करते आ रहे हैं, और सभी के अपने अपने अनुभव है। मैं कोशिश करता हूँ कुछ भोलों से बात भी करने की, लेकिन तस्वीरें यहाँ पर बहुत सुंदर, आपको हर उम्र के लोग यहाँ पर दिखाई पड़ेंगे, लेकिन जो मेहनत है उनकी, जिस तरह से वो जल लेकर चल रहे हैं, वो अलग कहानी है। क्या नाम है आपका? विनय। कितना जल लेकर चल रहे हो? 41 लीटर। कहाँ से आए हो आप? मेरठ। कहाँ चढ़ाओगे जल? गांव में नहीं, किरवा जलालपुर मेरठ। गांव में चढ़ाओगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? तरुण सिंह। पहली बार है आपका? दूसरी बार। दूसरी बार? हाँ जी। तो कैसा रहा रास्ते का अनुभव? अच्छा था रास्ते का अनुभव, तो बस ये है कि पैर में दर्द हो गया और मौत सी आ गई थी। ये तस्वीरें आप जरूर देखिए। पैदल जो कावड़ लेकर आ रहे हैं
उनके पैरों की आप हालत देखिए कि दोनों पैरों में पट्टियां बंधी हुई हैं, अंगूठे में छाला निकला होगा, फिर फूट गया होगा। कावड़ भी मेरी है, चला रहा है गर्मी की वजह से। ठीक है, सब साथ लेकर ही चलेंगे। जी जी। और लोगों से हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप नजर जो है भोले के पैरों पर जरूर डालिएगा। कुछ लोग हैं जो चप्पल पहनकर चल रहे हैं, लेकिन आपको बहुत सारे लोग इस यात्रा में मिल जाएंगे जो नंगे पैर हैं, जिनके पैरों में छाले पड़ रहे हैं, चोट लग रही है, वो घाव बन रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी यात्रा को विराम नहीं दे रहे हैं। भोले, क्या नाम है आपका? बोले शिवम। शिवम, बोला। नंगे पैर चल रहे हो आप? हाँ बोले। ये मेरा पिछले साल से मैंने सोच रखा था कि नंगे पैर पूरे सावन के महीने रहना है, तो इस साल मेरा मन में आया और इस साल मैंने पूरा महीने सावन के महीने नंगे पैर रहना बोले। मतलब बात सिर्फ ये नहीं है कि आप पैदल जल लेकर आए हो, पूरे सावन के महीने में आप नंगे पैर? सावन के महीने तो नंगे पैर रहना है। ऐसा क्यों बोले? वो बोले मन से श्रद्धा थी और मन में इच्छा एक बार आई, वो इस साल हमने पूरी कर ली। यहाँ चलो हमने यहाँ पे ये पहन भी रखा है और घर में तो खैर ये भी नहीं पहनना, घर में तो पूरे हर टाइम नंगे पैर रहना है, बाहर काम पे भी जाना तो भी नंगे पैर जाना है। कोई बहुत बड़ी चीज मांगी है क्या भोले से? मांगी नहीं है, एक मन के अंदर से थी, मांगा कुछ नहीं है, मांगा तो खैर कुछ भी नहीं है, बस ये था कि नंगे पैर चलना है, एक मन में आया था। इस साल हमारा वो मन से पूरा हो गया। अभी क्या हालत है पैरों की? छाले हैं बोले, लेकिन वो कुछ नहीं, दर्द में ऐसा आ रहा है, बस जहाँ दर्द हल्का सा भी आता है भोले बाबा का नाम लेते हैं फिर चल लेते हैं। देखिए आप, ये श्रद्धा है, ये आस्था है। और तस्वीरें आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये कुछ नौजवान हैं, मेरे ख्याल से अभी 18-19 साल के ही होंगे। एक तरफ बाबा भीमराव अम्बेडकर का झंडा है, दूसरी तरफ तिरंगा है और साथ में इनके मन में आस्था जरूर होगी। कितना जल लिया है भोले? 61 लीटर। 61 लीटर। 61 लीटर। तो इतना ज्यादा लेने का क्या मतलब, कुछ सोच रखा था? नहीं, वैसे ही। पहली बार आए हो? हाँ पहली बार है बोले। पहली बार में 61 लीटर जल लेकर आए? जी। मना नहीं किया कि ज्यादा है, थोड़ा कम से शुरुआत करो? नहीं, किसी ने नहीं, अपनी मर्जी से उठा लिया। कितनी उम्र है आपकी? हमारी 17। 17 साल के हो? क्या करते हो भोले? बोले कुछ नहीं, मतलब काम मिल रहा करे बस वैसा। पढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई करते हैं। 9th क्लास के छात्र हैं, 61 लेकर जल चले हैं। पहली बार ही है और पहली बार में ही इतना जल लेकर चले हैं। आपका नाम क्या है? चेतन जी। ये आप इनके साथ में ही हो? हाँ जी। 2 झंडे लगाए आपने, एक तिरंगा एक बाबा साहब का। क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे हो? जी बस श्रद्धा है, अपने मन से अपने जान है, शान है, बात माँ की अमान है। चलो बहुत बढ़िया। ये कुछ बच्चे भी हैं। कितनी उम्र है आपकी? 12। 12 साल के हो? अच्छा, तो पहली बार आए हो या पहले भी आए हो? पहली बार आए। थोड़ा अभिषेक से कहूँगा कि इनके सामने जरा चेहरा दिखाएं। 12 साल का ये बच्चा है और ये कांवड़ लेकर आया है। कितना जल है आपके पास? भाई हमारा पीछे जले 50 लीटर जले, हमारा पीछे आ रहे बोले हमारे हैं, वो पहली बार आए हैं, पीछे दे रहे हो, हम थोड़ा आगे को आगे। क्या करते हो आप लोग? हमारा भाई दुकान है, हमारी घर की दुकान है, परचूनों की दुकान है। ये हमारे साथ ही है भाई। आप भी दुकान में काम करते हैं? स्कूल नहीं जाते? नहीं, स्कूल नहीं जाते। ये देखिए आप, ये पूरी टीम है, सारे बच्चे इसमें आपको दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे तमाम रंग आपको यहाँ पर दिखाई पड़ जाएंगे। बगल में ये पड़ाव भी है और ऐसे पड़ाव सिर्फ ये एक नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे पड़ाव पड़ेंगे जहाँ पर जो कांवड़ यात्री हैं उनके रुकने की व्यवस्था है, उनके ठहरने की व्यवस्था है, उनके खाने पीने की व्यवस्था है। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा टेंट लगाया हुआ है जहाँ पर तमाम जो कांवड़िए हैं वो फिलहाल आराम करते हुए आपको दिखाई पड़ जाएंगे। तस्वीरें मैं आपको लगातार दिखा बिल्कुल मनीष, आप जब तस्वीरें दिखा रहे हैं तो हम यहाँ पर बैठ के समझ पा रहे हैं कि आस्था कितनी ज्यादा है। कोई नंगे पैर आया है, कोई बहुत छोटी उम्र में है, पहली बार कांवड़ लेकर आया है और जो गंगा जल है वो 50 लीटर है, 60 लीटर है, जो कि बहुत ज्यादा है। इस धूप में, गर्मी में नंगे पैर चलना ये बताता है कि आस्था कितनी ज्यादा है। लौटूंगी आपके पास, मनीषा का रुख कर लेते हैं। मनीषा सुबह से ही गौरीशंकर मंदिर से हमें तस्वीरें लगातार दिखा रही हैं। मनीषा, एक बार फिर से चाहेंगे आप तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि अभी आस्था का सैलाब वहां पर कितना नजर आ रहा है और क्या मंदिर में आज कुछ विशेष पूजा या विशेष भोग की तैयारी है?
मनीषा, मेरी आदित्य, आवाज आपको भी और गुंजन आपको भी और हमारे GNT की सभी दर्शकों को भी, सभी को सावन के दूसरे जो सोमवार है उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो इस वक्त हर शिवालय का हाल है, जो हर जगह आप देखेंगे तो भोले बम 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 भोले और हर महादेव के गूंज से जो है शिवालय गूंज रहे। और वही नजारा गौरी शिव शंकर मंदिर का भी है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे सुबह से 4 बजे के मंदिर के कपाट खुले और अभी भी वो कतार है, वो लंबी लंबी कतार आपको नजर आएगी। जो भोले के दर्शन नहीं कर पा रहे वो भी यहाँ रुके हुए कि कब उनकी बारी आए, कब उनका दर्शन हो, चाहे सेवादार हो या सिक्योरिटी की यहाँ व्यवस्था जो की गई है वो, या भक्त हो, सभी में मन में आस्था है कि अब दर्शन आए। और एक चीज मैं आपको और बताऊंगी गुंजन, आपको जो लोग अंदर शिवालय जाके जल अर्पित नहीं कर पा रहे, जो भगवान से मांग नहीं पा रहे, वो यहाँ आके नंदी महाराज की जो है कानों में बोलकर अपनी जो उनकी मनोकामना है, जो उनको चाहिए, वो सब नंदी के थ्रू जो है, कहते हैं ना नंदी भगवान भोले की सवारी, तो नंदी के कानों में जो है वो बोलकर जा रहे हैं, उनसे अपना आशीर्वाद पा रहे हैं। और कि बस भोले के द्वारा कहीं ना कहीं उन तक जो है ना, नंदी के द्वारा भोले तक उनकी आवाज जो है, उनकी जो इच्छा है, जो उनकी मनोकामना है वो पहुंच जाए। आप देख सकते किस तरीके से लोगों का यहाँ हुजूम है सुबह से। क्या आपने क्या कुछ किया है? व्रत की शुरुआत कैसा रहा? दिन की पूरी शुरुआत व्रत करा है सुबह से। आज रोशना रोड से आई हूँ मैं। अच्छा, रोशनारा रोड से आए हुए। कहते हैं आज के दिन की अलग विशेषता है, क्योंकि आज क्या, एक तो सोमवार है लेकिन उल्टा नवमी भी पड़ा है। तो नवमी मतलब माँ पार्वती की पूजा और भोलेनाथ की पूजा, एक अलग ही विशेषता। कहते हैं आज के दिन अगर कुछ मांगा तो वो शुभदायक है। हाँ जी, सुना है मैंने। आप व्रत रखे? आपने रखा? तो भगवान भोले के भक्तों को आप देख सकते हैं जल यहाँ अर्पित कर रहे हैं, चाहे बड़े हो, बूढ़े हो या बच्चे हो, हर कोई यहाँ पे भोले की एक झलक पाने के लिए तरस रहा है। उसके लिए बहुत उमस वाली स्थिति है गुंजन, और हर कोई भक्त जो है इंतजार कर रहा है। जैसे पहले सोमवार के दिन भगवान भोले ने एकदम अपने जितने भी भक्त थे जो गर्मी से परेशान लंबी लंबी कतारों में लगे हुए थे, और कि बस भगवान भोले एक बार फिर से उनकी तरफ जो है अपनी नजर लगाए और बारिश कर दे, वर्षा कर दे, मौसम थोड़ा अच्छा हो जाए, ताकि लोग जो है बहुत देर से लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, ताकि उनके लिए कोई दिक्कत ना हो। आप देख सकते हैं, आप सुबह से यहाँ पे हो, मैं देख रही हूँ। हाँ जी, मॉर्निंग से है। कोई थकावट, किसी तरीके की थकावट नहीं, आज तो मेरा फास्ट भी है, वैसे कोई थकावट नहीं है, बट यही है ना, भगवान की सेवा करो, सब कुछ है वही। भगवान, आपने व्रत रखा? हाँ, फास्ट रखा। सुबह से आप भी यहीं पर? सुबह से तो नहीं, मतलब कि 9, 10, 11 बजे तक से है। और एक चीज और बताऊंगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इन भक्तों से हमारे लिए बात की और GNT के दर्शकों के लिए आपने बताया कि किस तरह से आज व्रत रखा जा रहा है और क्या अपडेट है मंदिरों में इस वक्त। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका और मनीषा का। तो अपने दर्शकों को बता दें कि कांवड़ मार्ग पे एक कांवड़ आदि योगी की प्रतिमा वाला भी दिखा। ये कांवड़ दूसरे कांवड़ से बिल्कुल अलग दिख रहा था। इस तरह के कांवड़ बनाने के पीछे क्या थी कांवड़ियों की सोच, उनसे बात की मनीष ने। कांवड़िए अपने मन के अंदर आस्था इतनी लेकर चलते हैं कि ये सभी कांवड़िया आप देखिए, ये सब नौकरी पेशा लोग हैं, जॉब करते हैं, कोई प्राइवेट सेक्टर में है, किसी का अपना काम है। लेकिन जो लोग प्राइवेट सेक्टर में भी हैं वो कह रहे हैं कि पूरी ईमानदारी से बोलकर आए हैं कि कांवड़ लेने जा रहे हैं, 15 दिन की छुट्टी चाहिए। ये रही है एक बात। दूसरी बात, आप इनकी कांवड़ देखिए कितनी खास, कितनी सुंदर, कितनी शानदार है। आदि योगी का इन्होंने जो रेप्लिका है वो बनाया है और बेहद जबरदस्त जो इनकी कांवड़ है वो दिखाई पड़ रही है। दिल्ली के छतरपुर मंदिर से ये लोग चले हैं, वहीं जाकर जल चढ़ाएंगे। बात करते हैं लोगों से। क्या नाम है आपका? बोले। सुनील कुमार। सुनील जी, आप किस थीम पर आपने अपनी ये कांवड़ तैयार की? किस थीम पे कि हम सर हर साल अपनी कांवड़ लेके आते हैं, तो हर साल कुछ नया कॉन्टेक्ट लेके आते हैं सर, जिससे कि हमारे सारे भोले भाई मिलके साल में एक बार विशाल कांवड़ ले जाते हैं और मिलके सहयोग इसी से। इस बार क्या बनाया है? इस बार हमने आदि योगी बनाया है और हर साल हम नई थीम चूज करते हैं ताकि सभी लोग बाग देखने वाले सब प्रसन्न हो, और हमारी तरफ से अच्छी कोशिश रहती है कि हमारी कांवड़ सबसे अच्छी बेस्ट रहे। अच्छा, आप लोग बता रहे थे कि आप सब जो है नौकरी पेशा लोग हैं, क्या नौकरी आप करते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिस में डाटा एंट्री ऑपरेटर हूँ, डिस्ट्रिक्ट साउथ में। छुट्टी मिल गई? छुट्टी मिली सर। क्या बोलते हैं? अप्रूवल लिया था सर, 15 दिन पहले ही डाला हुआ था, तो उस वजह से थोड़ा सा मिल गई छुट्टी। यही बताया कि यात्रा के लिए जा रहे हैं? कुछ के लिए जा रहे हैं, बिल्कुल मिलती है सर। मैं पिछले 11 साल से हूँ और 11 साल से रेगुलर छुट्टी ले रहा हूँ, 10 दिन 15 दिन बाबा के नाम साल में एक बार। सर मेरे को हो गए 14 साल हो गए। 14 साल हो गए। हाँ। कभी कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, बाबा की कृपा है जी, ऐसे कोई। पसीने में आप भीगे हुए हो इस बार। बाकी भोले बता रहे हैं कि पूरे रास्ते बारिश भी नहीं हुई। नहीं भोले बिल्कुल नहीं, दिल्ली में हो रही है, फर्स्ट टाइम यहाँ नहीं हो रही बिल्कुल भी, बिल्कुल नहीं।
हमारे आगे हुई है, पीछे हुई है, हमारे लिए नहीं हुई है। चली थोड़ी सी हुई थी, उसके बाद बिल्कुल बारिश नहीं है। बस यही है, बाबा थोड़ी सी सीरक कर देता है, चल देते हैं, फिर धूप कर देता है, रुक जाते हैं। रास्ते के अनुभव कुछ अलग हुए क्या? सब चेंज है इस बार, क्या बदले क्या? सारा चेंज है। हाईवे है, पहले गांव के रास्ते से इस बार हाईवे है। गांव में ज्यादा मजा आता था और हाईवे पे इतना मजा नहीं आ रहा, क्योंकि गांव से निकलते थे तब बहुत ज्यादा क्राउड होता था, बहुत क्राउड होता था। उनके बीच में से कावड़ ले जाना हमें भी बहुत अच्छा लगता था और उन लोगों को भी बहुत अच्छा लगता था। तमाम भोले हैं जिनको आप देख रहे हैं, और जो लोग तंज मारते हैं ना, कहते हैं कि जो अनएम्प्लॉयड है वही कावड़ लेकर जाते हैं, उनको जवाब देते हैं सब कामकाजी लोग हैं, लेकिन अपने काम से ब्रेक लेकर भोले के प्रति अपनी आस्था को दिखाने के लिए, अपनी मन की इच्छा की पूर्ति के लिए ये सब सड़क पर इस तरह से कांवड़ लेकर निकले हैं। क्योंकि कांवड़ भी बेहद खास है, जो कि देखने में बहुत सुंदर है, और यही खास बनाती है इन भोलों को कि वो सब अलग अलग काम जरूर करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक साथ वो एक टीम की तरह निकले हुए हैं। कैमरामैन अभिषेक के साथ मनीष चौरसिया, गुड न्यूज टुडे, मेरठ। और अब बाद ओलंपिक खेलों की। पेरिस ओलंपिक के तीसरे दिन आज भारतीय खिलाड़ियों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद है। 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड इवेंट में एक बार फिर मनु भाकड़ मेडल की रेस में होंगी। रमिता जिंदल और अर्जुन बबूता से 10 मीटर एयर राइफल में तो मेंस आर्चर इवेंट में भी भारतीय निशानेबाजों से बेहतरीन प्रदर्शन की आस है। अब आपको सुनाते हैं ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने के बाद मनु भाकड़ की प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत। हेलो, नमस्ते सर। मनु नमस्ते, खूब अभिनंदन, आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया से। आप तो ये तुम्हारी सफलता का खबर सुनने के बाद और उत्साह और आनंद में हूँ। जी, अच्छा कर रहे हैं हमारे खिलाड़ी यहाँ पे अभी। आप स्वयं को वैसे .1 से आप सिल्वर आपका रह गया, जी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देश का नाम रोशन किया। आपको 2 प्रकार की क्रेडिट मिल रही है। एक तो आप कांस्य पदक लाई, लेकिन भारत की पहली महिला है जो इस खेल में मेडल लेके आई हो। जी सर, हाँ जी, शुक्रिया सर। मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई है। देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स में राइफल ने तेरे साथ दगा कर दिया। हाँ जी, लेकिन इस बार तुमने सारी कमियों को पूरा कर दिया। बिल्कुल सर, अभी और भी मैचेस हैं आगे, तो उनमें भी उम्मीद रहेगी कि अच्छा करूँ मैं। मुझे पक्का विश्वास है आगे की मैचेस भी बहुत अच्छा करोगी आप, क्योंकि ये ट्रेनिंग इतना अच्छा है, उसके कारण तुम्हारा उत्साह भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। जी सर, बिल्कुल। देश को भी उसका लाभ होगा। बिल्कुल सर। बाकी सब साथी एकदम प्रसन्न है, व्यवस्थाएं ठीक है सब वहाँ? सब बहुत खुश हैं सर, और अभी नमस्ते भी कह रहे हैं आपको। हमने भी कोशिश की है कि वहाँ जितना ज्यादा सुविधाएं मिले सब हमारे खिलाड़ियों को, खेल की दृष्टि से जो कंफर्ट चाहिए सब देने का प्रयास तो किया है। अच्छा सर, अभी तो सब कुछ है हमारे पास, तो सारे प्रयास सफल रहे आपके, मुझे लगता है सब इजी है। आप लोगों की मेहनत रंग लाने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल। मेडल जीतने के बाद मनु भाकड़ ने गुड न्यूज टुडे से दिल खोलकर बातचीत की। देखिए कामयाबी की कहानी चैंपियन की जुबानी। जो कहते हैं ना, बैक विद अ बैंग, एक मेडल के साथ, एक ब्रॉन्ज मेडल के साथ, क्या मायने रखता है ये मेडल आज? ये तो बहुत बड़ी चीज पूछ ली सर आपने। मायने मैं कैसे इतना अच्छा, मुझे पीछे देख के लगता है कि जो भी सारी मेहनत की है वो सारी अब फल लाई है, और कोई भी अब रिग्रेट नहीं लगता है, कि पछतावा नहीं होता है कि उस समय ये हुआ था, उस समय वो मेडल हार गई थी या उस समय वो मेडल नहीं जीत पाई थी। तो अब वो सब हट गया है, मन साफ हो गया है बिल्कुल, और ऐसे लगता है कि आगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। तो मेरे लिए इस मेडल का मायना इतना तो मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, पर बहुत लंबे समय से मेरी चाहत थी कि मैं एक ओलंपिक का भी मेडल इंडिया के लिए जीतूं, और वो आज आपके हाथ में है। मनु भाकड़ यूथ ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं, और ये सिर्फ 22 साल की हैं, पर करियर ऐसा लगता है कि कितना लंबा होगा, इतने सालों से आपको देखते आ रहे हैं। मनु, अगर दर्शकों के लिए ये मेडल हम दिखा सके, इसमें कुछ खास चीजें हैं इस बार मेडल में। मनु,
3 इवेंट्स में आप compete कर रही हैं इस बार, ये बस शुरुआत ही है क्या? क्योंकि हो सकता है कि हम क्या होता है मेडलिस्ट आते हैं, हम लोग इंटरव्यू करते हैं, तो इस बार हमें 3 मौके मिल सकते हैं मनु भाकर से इंटरव्यू करने का। देखिए रिजल्ट्स का तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि सब मतलब कोई नहीं जानता कि आउटकम क्या होगा। मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ अपनी तरफ से पूरी कि मैं अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करूँ, मैं अच्छे से एफर्ट्स डालूँ और हार ना मानूँ। तो मेरे बस में जितना है मैं उतना डेफिनेटली पूरा ट्राई करने वाली हूँ। बाकी रिजल्ट्स का तो ना आप जानते हो ना मैं, कोई नहीं जानता। अच्छा, आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के, हम 2 दिन से आपको ऑब्जर्व कर रहे थे, आप कंपीट जब कर रही थी, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देख के ऐसा लग रहा था कि एक जोन में हैं आप इस बार, वो कॉन्फिडेंस चेहरे पे झलक रहा था। तो इस बीच पिछले 3 सालों में, क्योंकि पिछला ओलंपिक्स 3 साल पहले था, कुछ आपने किया है? क्योंकि हम पढ़ रहे थे, सुन रहे थे कि आप अक्सर भगवत गीता पे बड़ा विश्वास करती हैं, उसको काफी पढ़ती हैं। मुझे लगता है कि भगवत गीता का जितना रेलेवेंस हमारे आज के भी समय में है, उतना मुझे काफ़ी आश्चर्यचकित करता है कि कितनी सदियों पुरानी चीज़ वो आज भी हम अगर ध्यान से पढ़ें तो उसका मतलब हम आज भी अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उसको ढाल सकते हैं, उसको यूज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और आई थिंक टोक्यो के बाद काफ़ी मैं हताश हो गई थी। मुझे बहुत समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत किया या फिर क्या नहीं किया और आगे क्या करना चाहिए। तो उसके बाद जो 2022 का साल भी मेरा ज़्यादा कुछ बहुत अच्छा नहीं था। मैं टीम में थी, अच्छा कर रही थी, मेडल्स भी आ रहे थे, बट मैं अंदर से खुश नहीं थी। और 2023 में जैसे जसपाल सर के साथ मैंने किया वापस शुरू, तो उसके बाद थोड़ा उन्होंने थोड़ा रिलीजियस साइड को, मेरे रिलीजियस साइड को थोड़ा सा ऊपर उठाया और उन्होंने मतलब भरोसा दिलाना शुरू हुआ। वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस वापस आना शुरू हुआ। तो आई थिंक जी, कोई बकेट लिस्ट बनाई थी कि मैं अगर ओलंपिक मेडल जीतूंगी उसके बाद मैं ये करूंगी? अक्सर ये होता है, बहुत सारे सैक्रिफाइसेस देने पड़ते हैं, आप मेंटली काफ़ी चीज़ें चैलेंजिंग हो जाता है, खाना वाना जो है बहुत रिस्ट्रिक्टेड होता है। कुछ ऐसी चीज़ है कि वेकेशन पे जाएंगे, ये करेंगे? मुझे एक्चुअली फिटनेस करनी है। मुझे एक्चुअली मैं एक सिर्फ यही चीज़ सोची थी मैंने कि ओलंपिक के बाद मैं वापस अपनी फ़िटनेस को, जैसे मैं पहले कराटे करती थी और बॉक्सिंग किया करती थी, तो मुझे उसका थोड़ा सा याद आती है। बाकी तो मैंने सोचा नहीं कि ओलंपिक के बाद मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, बस एक यही था कि थोड़ा सा फिटनेस पे और ध्यान देना है। पैरिस ओलंपिक के वुमेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में मनु भाकर ने ब्रॉन्ज मेडल जीत के पूरे देश को झूमने का मौका दिया। इस शानदार कामयाबी के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और बॉलीवुड की तमाम हस्तियां मनु को बधाई दे रही हैं। मनु भाकर के पैतृक गांव में भी उनकी कामयाबी का जबरदस्त जश्न मनाया गया। इरादा अडिग हो और नजरें लक्ष्य पर तो कामयाबी कदम चूमती है। The Indian contingent 117 strong at Paris 2024 and we have our first medal of the games. मनु भाकर के इसी फोकस ने पेरिस से भारत को मेडल वाली पहली गुड न्यूज दी। जाहिर है ये वो पल हैं जिन्होंने पूरे देश को गर्व से भर दिया। मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को खुशी से झूमने का मौका दिया। मनु भाकर का ये ब्रॉन्ज मेडल इसलिए भी खास है क्योंकि पहली बार ओलंपिक में शूटिंग में भारत की बेटी ने पदक जीता है। I read a lot of Gita and all, so what was going through my mind is just do what you are meant to do, do what you are supposed to do and just leave whatever the destiny, you can't control the outcome of it. So in Gita, Krishna says to Arjun that you focus on your karma and not on the outcome of the karma. So only that was running in my head. I was like, okay, just do your thing, and let it all be. मनु भाकर ने भारत को ओलंपिक में 12 साल बाद शूटिंग का मेडल दिलाया है। भारत को इस खेल में आखिरी ओलंपिक मेडल 2012 में मिला था। ये शूटिंग में भारत का अब तक का 5वां मेडल है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने 2004 में सिल्वर, अभिनव बिंद्रा ने 2008 में गोल्ड और 2012 में विजय कुमार ने सिल्वर और गगन नारंग ने
ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये देखिए, जब 7 समंदर पार मनु इतिहास रच रही थीं, तब हरियाणा के झज्जर में उनके पैतृक गांव गोरिया गांव में कैसा माहौल था। आशीर्वाद हो, बहुत बढ़िया बेटी ने बहुत तारीफ करी है, बेटी ने बहुत बात करी है। इधर फरीदाबाद में मनु के माता पिता भी बेटी की इस कामयाबी पर गदगद हो उठे। एक दूसरे को लड्डू खिलाकर उन्होंने बेटी की जीत का जश्न मनाया। जो मनु के कोच थे अनिल जाखड़ सर, तो उन्होंने किसी से पैसे में उधार ले लेके मनु को 25 मीटर पिस्टल खेलने को दी थी। जब मनु ने 25 मीटर में मेडल जीता तो मनु बोली, मम्मी पापा भी मेरी अपनी एक पिस्टल होगी, क्योंकि मैं उसमें ना माल फंक्शन बहुत होते हैं, किसी की पैसे में खरीद के करते थे, उस पिस्टल से बहुत ज्यादा बच्चे करते हैं। मनु भाकर जिस स्कूल में शूटिंग प्रैक्टिस किया करती थीं, उस स्कूल के बच्चे भी मनु की दादी के घर पर उनकी जीत के गवाह बने। मनु की जीत पर ये बच्चे भी खुशी से झूम उठे। अब मनु भाकर जो दीदी है वो हमारे स्कूल से ही वो शूटिंग पहले करती थी, और आज बहुत खुशी हुई कि उसने इतना बड़ा हमारे देश का नाम रोशन किया, हमारे स्कूल का नाम रोशन किया। मनु दीदी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, वो हमारे स्कूल में पढ़ती थी और हमारे शूटिंग रेंज में शूटिंग करती थी। अभी 2 मैच हो रहे हैं, क्या उम्मीद है मनु दीदी? हमें उम्मीद है कि वे गोल्ड जीत के आएंगे। इस कामयाबी पर पूरे देश से मनु को बधाइयां मिल रही हैं। पूरा देश मनु भाकर की शानदार कामयाबी पर झूम रहा है। उम्मीद यही कि पेरिस से खुशियों वाली गुड न्यूज आती रहेगी और मेडल वाली मुस्कान से हिंदुस्तान यूं ही चहकता रहेगा, महकता रहेगा। पेरिस से राहुल रावत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वहीं बिहार के गया में एक अनोखी गौशाला है, जहां गायों की भी कुंडली तैयार की जाती है। यही नहीं, उनकी कुंडली और नक्षत्र के आधार पर उन्हें नाम भी दिए गए हैं। श्री राधा कृष्ण गिर गौशाला गया से 28 किलोमीटर दूर मटिहानी गांव में है। इस गौशाला में 172 गिर नस्ल की गायें हैं, जिनका पूरा ज्योतिषीय रिकॉर्ड रखा गया है। गिरजा, शीतलता, अन्नपूर्णा, गायत्री, जानकी, त्रिवेणी गया के मटिहानी हाव में श्री राधा कृष्ण गिर गौशाला में रहती हैं, और इनके ये सुंदर सुंदर नाम उनकी कुंडली के मुताबिक रखे गए हैं। आपको बात थोड़ी अटपटी जरूर लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। यहाँ रहने वाली सभी गायों के जन्म कुंडली बनी हुई है, और कुंडली नक्षत्र के हिसाब से इन सभी गायों का नाम भी रखा गया है। गायों का नाम रखने के पीछे देखिए, भगवान कृष्ण के समय में द्वापर में वो अपने नाम से गायों को पुकारते थे। तो हमारे कुंडली बनाने के पीछे का रहस्य माने मूल स्वार्थ कहिए ये है कि कोई ना कोई गौ माता, इतनी गायें हमारे पास हैं, तो कोई ना कोई गौ माता ऐसे योग और ग्रह मूल नक्षत्र में पैदा हो जाए जो कि कहीं बहुला, सुशीला, कामधेनु के रूप में हमको मिल जाए। इस गौशाला में ये सभी गिर नस्ल की गाय हैं, जिनके पंचगव्य की औषधि भी बनाई जाती है। नक्षत्र और कुंडली के आधार पर इन गायों से औषधीय पंचगव्य बनाए जाते हैं, जिससे ये पता होता है कि किस गाय का पंचगव्य तत्व किस रोग के लिए फायदेमंद होगा। कि अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखिएगा तो गायों की कुंडली के आधार पे हमारे पूर्वजों ने ये तय कर दिया है कि किस नक्षत्र और मूल नक्षत्र गोत्र में समय में पैदा हुई गौ माता का पंचगव्य में से कौन सा पदार्थ किस रोग के लिए सबसे सटीक दवा के रूप में कार्य करेगा। इस गिर नस्ल की गायों के महत्व को जानकार ही इस गौशाला के संचालक 8 साल पहले गुजरात से 2 गाय लेकर आए थे, और आज गाय और बछड़ा मिलाकर इनकी कुल संख्या 172 हो चुकी है। इस गौशाला में इन सभी गायों की देख रेख के लिए 15 लोग लगे हुए हैं। ये गौशाला गायों की कुंडली और नक्षत्र बनाने के लिए और उस आधार पर गायों के नामकरण के लिए चर्चा में है। गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ लंच टाइम के आखिरी पड़ाव में हम कुछ महान और कामयाब लोगों की कही बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। आइए देखते हैं आज का विचार।
गुरु नानक जी ने कहा है कि कठिनाइयों से भरी इस दुनिया में जिसे अपने आप में भरोसा होता है वही विजेता कहलाता है। इसी के साथ खबरों के इस लंच टाइम में फिलहाल के लिए बस इतना है। फिर होगी आपसे मुलाकात आपके खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।